प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान का जो पहला वीडियो था जो मैंने डाला था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, उसमें मैंने आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया था, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। और रासायनिक परिवर्तन अगर होता है या रासायनिक कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे क्या था, रंग में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, गैस का निकलना, ये कुछ क्या थे, रासायनिक परिवर्तन के लक्षण होते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है और वो है अवक्षेप का बनना। ठीक है, अवक्षेप का बनना क्या होता है? अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप ये, हालांकि ये सही नहीं है, ठीक है, मतलब केमिकली ये सही नहीं है। जैसे मान लीजिए दूध होता है, दूध जब फट जाता है तो उसमें से क्या होता है कि जो उसका क्रीम होता है, जो पनीर होता है, वो क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्लियर लिक्विड रहते हैं। क्लियर लिक्विड होने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड रहेगा, आर पार उससे दिखाई देगा, लेकिन जब दूसरे को मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक अघुलनशील पदार्थ बन जाता है और वो अघुलनशील पदार्थ क्या होता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, अवक्षेप का बनना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रमुख लक्षण होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि तापमान में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण होता है। कि जैसे जब कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर, ठीक है, इसका हम रिएक्शन किससे कराते हैं, जल से। ठीक है, तो जब जल से रिएक्शन कराते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये आपने देखा होगा बना देता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। बताया था ना पिछले वीडियो में कि ऊष्मा निकलती है और क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षाओं में एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि जब चूने का पानी, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको चूने का पानी भी कहते हैं, चूने का पानी। ठीक है, कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्यों? ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फ्लो कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्यों होता है? अब देखिए, चूने का पानी क्या है, CaOH होल ट्वाइस, ये चूने का पानी हो गया। अब इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करा दिया, फ्लो करा दिया। ठीक है, तो अब ये होता क्या है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अगर चूने के पानी की बात करें तो ये भी क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या है, रंगहीन। ठीक है, शुद्ध चूने का पानी जो होगा वो क्या होगा, रंगहीन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रंगहीन गैस है। ठीक है, रंगहीन गैस। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा CaCO3। ठीक है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और यही जो होता है पानी के अंदर अघुलनशील होता है, ये पानी के अंदर घुलता नहीं है। ठीक है, और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, यही चाक, जिस चाक से मैं लिख रहा हूँ ना, यही क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और प्लस क्या बन जाता है, H2O। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना। तो यही अवक्षेप, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, कि यहाँ पे एक नया पदार्थ क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है और ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, आपसे पूछा जाएगा कि चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फ्लो कराते हैं तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फ्लो कराया जाता है, उसको प्रवाहित किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो अघुलनशील होता है और नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इसीलिए चूने का पानी क्या होता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, और यही कारण है। इस प्रश्न को एक तरीके से और भी घुमा के पूछ सकता है। एक बार एक परीक्षा में ऐसे पूछ दिया गया था हम लोगों से, उसमें लिखा था कि जब हम दीवार पे चूने का पानी लगाते हैं, जैसे चूना पत्थर हम ले आए, पहले ऐसा होता था जब मोरंग, ये क्या कहते हैं, बहुत सारे पेंट जब दीवारों पे नहीं लगते थे तो चूना ही लगता था। तो चूना हम लोग ले आते थे, उसको बाल्टी में डालते थे,
और फिर चूने का पानी बनता था, उसको दीवार पे लगा देते थे। तो दीवार पे लगाने भर से ही तुरंत सफ़ेदी नहीं आती थी, वो कुछ देर बाद सूख करके सफ़ेदी आती थी। तो ये प्रश्न ऐसे बनता था कि जब हम चूने के पानी को दीवार पे पोत देते हैं तो तुरंत सफ़ेदी नहीं आती है, कुछ देर बाद आती है। तो उसका कारण ही भी यही है। देखिए चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अंदर अब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फ्लो कराते हैं, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो होता क्या कि जो हमने दीवार पे क्या कर दिया, चूने का पानी पोत दिया, तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो चूने का पानी उसको क्या करता है, अवशोषित होता है, और अवशोषित करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या मिलेगा, इसीलिए जो है दीवार क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर मान लीजिए कि ये तो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फ्लो कराया तो ये बना। अगर हम चूने के पानी में जो ये रिएक्शन हो रहा है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिक मात्रा में प्रवाहित कर दें, ठीक है, अधिक मात्रा में प्रवाहित करने का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराया, पानी दूधिया हो गया, थोड़ी देर और फ्लो करा देंगे तो दूधिया रंग समाप्त हो जाता है। आप कहेंगे ये कैसे, और यही जो है जादू भी दिखाते हैं। गांव में पहले जब मदारी आती थी तो ऐसे ही जादू दिखाया जाता था। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके ये पूरा रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यही रिएक्शन है, ठीक है, तो इस रिएक्शन का राइट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब यही जो था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaCO3 और प्लस H2O, ठीक है, ये जो है सफ़ेद अवक्षेप होता है जो नीचे बैठ जाता है, सफ़ेद अवक्षेप या वाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है। अब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा मात्रा में अगर क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, तो और ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित करने के बाद ये होता क्या है, बन जाता है CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जल में क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और जब कोई चीज़ जल में क्या होती है, घुल जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर उसका कलर ख़त्म हो जाता है। पानी है, ठीक है, पानी में अगर आप नमक घोल देते हैं तो क्या नमक दिखाई देता है उसमें अलग से, जब घुल गया तो सिर्फ आपको अगर देखते हैं बाहर से, जब तक उसको टेस्ट न करें तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर नमक घुला हुआ है। तो ये घुल जाता है, इसीलिए दूधिया रंग क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये तो आपको विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्या होता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इसको कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लिख रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके, इसको वर्ड में लिखना है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये कितना लेंदी स्टेटमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर इसी स्टेटमेंट को मैं कुछ प्रतीकों और संकेतों को सिंबल्स के फॉर्म में लिख दूं तो क्या होगा, ठीक है, और उससे पूरा मतलब निकल जाए, उससे क्या हो जाए, पूरा मतलब निकल जाए। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और वीडियो पाँच करके इसका जो है आप नोट्स बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, उपयुक्त प्रतीकों और संकेतों द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उनसे बनने वाले उत्पादों को अगर एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाए तो उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, अब मान लीजिए मैंने लिखा जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब उसको मैं लिख दे रहा हूँ जिंक, ठीक, और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये क्या बना गया, जिंक सल्फेट बन गया
और हाइड्रोजन गैस निकल गई। बस इतना हमने लिख दिया, ये इक्वेशन क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है। अब जो मैं लैंग्वेज में बोला था कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। तो ये पूरी अभिक्रिया का ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी रासायनिक समीकरण से, ठीक है, अगर हमको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने का मतलब ये है कि अगर कोई रासायनिक समीकरण हम लिख रहे हैं, उससे हमको उसमें जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, उसकी भौतिक अवस्था के बारे में पता चल जाए। ठीक है। उसमें ऊष्मा निकल रही है कि नहीं निकल रही, ये सब भी पता चल जाए। ठीक है। तो रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जो रासायनिक समीकरण होता है उससे हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे यही समीकरण मैंने जो लिखा हुआ है, अगर इसको मैं, ठीक है, कुछ परिवर्तन कर दूं तो इससे और भी ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे ये क्या है, जिंक, मैंने लिख दिया है जिंक, तो ये जिंक धातु है। खैर, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया यस। यस का मतलब क्या होता है, सॉलिड। यस का मतलब क्या होता है, सॉलिड। ठीक है। मतलब जिंक ठोस अवस्था में था, H2SO4। अब H2SO4 जो है, ठीक है, ये जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है। अब क्या होगा, जब ये रिएक्शन करेगा इससे, ठीक है, तो अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल की खासियत होती है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो ये है, ये डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि अगर शरबत पिया जाए, जैसे गर्मी का टाइम है, आज गर्मी के टाइम में लोग क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी के अंदर चीनी घोल दिया जाता है। ठीक है। लेकिन सुबह सुबह जब हम जिलेबी खाते हैं तो जिलेबी में सीरा जो पड़ता है उसमें भी पानी और चीनी होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, शरबत जो होता है वो पतला होता है, डाइल्यूट होता है, उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, और जो सीरा होता है उसमें चीनी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेट, एक तनु और एक शांत। तो ये जो H2SO4 होता है, ये H2SO4 तनु होता है। क्या होता है, तनु। ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, AQ। अगर AQ का मतलब होता है, AQ का मतलब होता है एक्वस, मतलब कि जो पानी में घुला हुआ हो। ठीक है। या इसके आगे हम डाइल्यूट भी लिख सकते हैं, DIL। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4, मतलब ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब जिंक सल्फेट बना। अब ये जो जिंक सल्फेट बनता है, ये पानी के अंदर घुलनशील होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, AQ। ठीक है। मतलब कि पानी के अंदर घुला हुआ है, ये हमको दिखेगा नहीं लेकिन बनेगा। और ये हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन, अब ये गैस है। ठीक है। तो या तो ऐसे तीर बना दीजिए कि गैस क्या हो गया, ऊपर उड़ गई, या तो एक क्या कर दीजिए, G लिख दीजिए यहाँ पे। G का मतलब क्या हुआ, गैस। तो इस रिएक्शन से हमको क्या हुआ, पदार्थों की सारी अवस्थाएं पता चल गई कि यह ठोस अवस्था में है, ये जल में घुलनशील है, ये भी जल में घुलनशील है, और ये क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। ठीक है। अब जो प्रतीक होते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए यस लिखा है तो यस का मतलब हुआ सॉलिड। ठीक है, इसको कहते हैं हम ठोस। अगर जी लिखा हुआ है या ऐसे तीर का निशान बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये जो होता है ये गैस अवस्था होती है। क्या होती है, गैस। ठीक है। और अगर यल लिखा है तो यल का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड या द्रव। ठीक है। और अगर AQ लिखा हुआ है, ठीक है, तो AQ अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि जल में विलयन। इसको कहते हैं हम एक्वस। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वस, AQUOUS, एक्वस। ये जल में इसका क्या हो गया, विलयन हो गया। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के गति को परिवर्तित कर देते हैं। गति को परिवर्तित करने का मतलब ये हुआ कि या तो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे। ठीक है। तो जनरली बढ़ाने के लिए किया जाता है, घटाने के लिए बहुत कम यूज किया जाता है। उनको उस दशा में मंदक कहा जाता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में हमको क्या करना पड़ता है, विकारकों को गर्म करना पड़ता है। ठीक है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उसमें ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है। तो उन सब को कैसे प्रदर्शित किया जाता है,
तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका जब हम अपघटन कराते हैं, अपघटन का मतलब ये हुआ, ठीक है, इसको तोड़ना, तो इसको जो है हमें उष्मा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? उष्मा, गर्म करना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सॉलिड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और जो है ये बना देगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और जो है क्या होता है, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती। तो यहाँ पे तीर बना देंगे या G लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर हमने उष्मा का यूज़ किया, अगर यहाँ पे हमने लिख दिया उष्मा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमने क्या किया था? गर्म किया था, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का जब हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराते हैं तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा उत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये बनाता है अमोनिया, ठीक है। क्या बनाता है? अमोनिया। N2 + 3H2 gives 2NH3, ये होती है अमोनिया गैस, ठीक है। ये मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया, बैलेंसिंग करना भी आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। तो N2 + 3H2 gives 2NH3, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और ये हो गया अमोनिया। ये भी क्या होता है? अब देखिए, ये भी गैस है, ये भी क्या है? गैस है। और ये भी क्या होता है? गैस होता है। लेकिन इस अभिक्रिया में, ठीक है, हम क्या करते हैं कि आयरन और मोलिब्डेनम, Fe का मतलब हुआ आयरन और MO का मतलब हुआ मोलिब्डेनम। तो आयरन होता है मोलिब्डेनम की जाली पर, ठीक है। तो ये जो होता है उत्प्रेरक का काम करता है। क्या होता है? उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। और इसमें जो है यह जो अभिक्रिया होती है, इसमें हमको क्या करना पड़ता है? उष्मा की भी ज़रूरत पड़ती है और इसमें वायुमंडलीय दाब को भी क्या करना पड़ता है? ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी कंडीशन हमने जो है इस अभिक्रिया के ऊपर क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो इससे भी रिएक्शन से हमको क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसी भी रासायनिक समीकरण को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना या किसी रासायनिक समीकरण से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है, आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या आता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम, ठीक है। द्रव्यमान की अविनाशिता के नियम का खोज किसने किया था? आप लोग ये वीडियो देख करके उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि द्रव्यमान की अविनाशिता का खोज किसने किया था और कब किया था, ठीक है। तो द्रव्यमान का अविनाशिता का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका नाश कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें जो अभिकारक होते हैं और अभिकारकों से जो उत्पाद क्या होता है? बनता है, ठीक है। उन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों में जो अणु उपस्थित होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या, ठीक है, उत्पादों के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर ये बराबर नहीं होगा तो द्रव्यमान की अविनाशिता के नियम का पालन नहीं होता है। इसीलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है कि जितना हम अभिकारक लिए हैं उतना ही क्या हो? उत्पाद हमको मिले। जैसे एक रिएक्शन हम लेते हैं Na+H2O, ठीक है। आप सुने होंगे सोडियम क्या करता है? पानी में आग लगा देता है। वही रिएक्शन है ये।
तो सोडियम किस अवस्था में रहता है? सॉलिड अवस्था में रहता है। H2O किस अवस्था में रहता है? लिक्विड अवस्था में रहता है। ये है सोडियम, ठीक है। और ये क्या है? जल है। तो सोडियम जब जल से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है। चलिए सोडियम की संख्या तो क्या है? बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 और 1 3 है। 3 है ना? बात आ रही समझ में? तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है? बैलेंस नहीं है। तो ये जो समीकरण होगा इसको हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा पूछता है तो आप सीधे से लिख देंगे वह समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में जो अणु होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित कहते हैं। अब वैसे देखिए अगर द्रव्यमान के विनाशता के नियम का हम बात करें तो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, जैसे सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 दूना कितना हो गया? 2। तो 23 ग्राम सोडियम हमने ले लिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो अगर हम ये जो अभिकारक हैं ये यहाँ से यहाँ तक लेके अभिकारक है, अगर इसकी बात करें तो कितना ग्राम हुआ? 23 10 33 33 39 2 41। ये 41 ग्राम मान लीजिए हमने क्या किया? अभिकारक लिया। अब यहाँ पे देखिए सोडियम हो गया 23, ऑक्सीजन हो गया 16 और हाइड्रोजन हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2। तो 23 और 39 41 और 40 2 कितना हो गया? 42। तो एक चीज़ बताइए कि हमने लिया 41 ग्राम और मिल रहा हमको क्या है? 42 ग्राम। मतलब द्रव्यमान तो बढ़ गया यहाँ पे ना। तो यहाँ पे द्रव्यमान के विनाशता का नियम का पालन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इस रासायनिक समीकरण को इस प्रकार लिखना सही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करने का मतलब होता है कि दोनों तरफ, ठीक है, जो परमाणु हैं, अणु हैं, उनमें परमाणुओं की संख्या को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे, ठीक है। ये सब बाद में लिखेंगे, पहले इसको देखिए कैसे संतुलित किया जाता है। अब जरा यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन 2 हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? 1 है और यहाँ पे क्या है? 2 है, ठीक है। तो अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है। ये देखिए वैसे तो आपको किताबों में बहुत सारे मेथड दिए होंगे कि अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, बहुत सारे मेथड होते हैं समीकरणों के संतुलित करने के, लेकिन वास्तव में कि कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है कि जिससे किसी रासायनिक समीकरण को क्या किया जाए? संतुलित किया जा सके। वो हमारे प्रैक्टिस पे, हमारे दिमाग पे और हमारी कितनी समझ है रासायनिक समीकरण पे, उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको बैलेंस करें, ठीक है। अब ये 2NaOH हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 और 2 4। तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 दूना कितना हो गया? 4। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया और ये 2 ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन सोडियम बैलेंस नहीं है। तो सोडियम 2 है ना, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कभी भी बैलेंस करते हैं तो ये जो जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए, उसको आगे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 परमाणु सोडियम हो गया, 2 परमाणु यहाँ पे भी सोडियम हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और यहाँ पे भी क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो अब ये समीकरण बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो समीकरण होता है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो संतुलित और असंतुलित आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसको हम और इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं। ये क्या है? सॉलिड है, ये क्या है? लिक्विड है, और ये क्या मिलता है? जलीय विलयन मिलता है, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इस प्रक्रिया में बहुत तेज़ी से ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। अब देखिए आप सुने होंगे कि सोडियम क्या करता है? पानी में आग लगा देता है। तो सोडियम पानी में आग नहीं लगाता। होता क्या है? बेसिकली इस रिएक्शन की वजह से होता है। सोडियम जो है क्या करता है? जल से रिएक्शन करता है, और जल से रिएक्शन करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस देता है। तो हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, और इसको भविष्य में ईंधन की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है, और किया भी जा रहा है। बहुत सारे देशों में हाइड्रोजन गैस के क्या कहते हैं, गाड़ियाँ बन गई हैं कि जिसमें जैसे हम लोग CNG भारत में यूज करते हैं, तो अन्य देशों में हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ज्वलनशील गैस है।
तो अब ये चूँकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है, बहुत तेज़ी से ऊष्मा निकलती है, तो चूँकि ये ज्वलनशील गैस है ना, तो यही ऊष्मा इस हाइड्रोजन को क्या करती है, जला देती है। और जो पानी की सतह होती है वहाँ पे लपटें क्या होती हैं, दिखने लगती हैं। तो हम कहते हैं कि सोडियम ने पानी में क्या कर दिया, आग लगा दिया। ठीक है, और यही चीज़ है कि अब याद रखिएगा, ये बोर्ड परीक्षा में भी कभी पूछ देता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है कि सोडियम को अगर हम पानी में रख देंगे तो क्या करेगा, पानी से विक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। सोडियम को अगर हम वायु में रखें तो वायु में भी नमी होती है, तो उससे तो रिएक्शन करेगा ही। वायु के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। तो सोडियम हमको मिल नहीं पाएगा, इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। ठीक है, क्योंकि मिट्टी के तेल से उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ाइए, ताकि मैं आपको यूट्यूब पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और लाइव क्या कर सकूँ, पढ़ा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।